अंकिता का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, पता चला कि अचानक से पैर में मेरे सूजन। किडनी की बीमारी, तो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले ब्लड टेस्ट करना होता है, क्रिएटिनिन, इससे पता चलता है। अल्ट्रासाउंड। आपका ब्लड ग्रुप अलग था, ये तो मैंने पहली बार सुना। अलग ब्लड ग्रुप है तो फिर किडनी दे पा रहे हैं, क्योंकि हमेशा से मैंने भी यही सुना है कि सेम ब्लड ग्रुप होता है, पहला ये होता है ना। प्रिफर करते हैं क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप अलग था, तो मेरे पहले ट्रांसप्लांट के पहले बहुत सारे प्रोसीजर्स हुए, 4-5 टाइम्स प्लाज्मा फेरेसिस। वहाँ से मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे आपके? जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उससे वो लिखवाना पड़ा था कि मैं और वो उस यूपी के रहने वाले, क्योंकि मेरा ट्रांसप्लांट मैंने दिल्ली में कराया है। तो वेलकम परिवार, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि जब चीकू 2 महीने के थे, हम लोग दिल्ली क्यों गए थे और बार बार हमारे दिल्ली के चक्कर क्यों लग रहे थे। मैंने कहा था इस पे एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, तो वही आज वीडियो बना रही हूँ। तो ये है डॉक्टर अंकिता, ये सर्जन है 40s में। किस चीज की सर्जरी करती है? मैं जनरल सर्जन हूँ और मैं GI सर्जरी यूनिट में काम करती हूँ। अंकिता का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। अंकिता को आप कई बार वीडियो में देख चुके होंगे, बट यहाँ पे वो अपना एक्सपीरियंस बताने वाली है, जो कि बहुत सारी चीज़ें हमें भी नहीं मालूम थी, हमारे लिए भी नहीं थी, और जो भी वीडियो देखेगा उन लोगों के लिए भी नहीं होगी। मोस्टली लोगों के लिए, आई थिंक 90% लोगों के लिए नहीं होगी। अगर डॉक्टर हैं तो उन्हें मालूम होगा, अदरवाइज नहीं मालूम होगा। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर होते हुए भी इनके लिए किडनी मिलना बहुत मुश्किल हुआ था, और इनका जो भी प्रोसीजर था वो बहुत ही दुखदाई था। दुखदाई बोल सकती हो ना? नहीं, रोलर कोस्टर था। मतलब बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। शुरुआती तौर पे किडनी मिल नहीं रही थी, है ना, प्रॉब्लम हो रही थी कि कोई किडनी देने के लिए तैयार नहीं था। जैसे और इसकी जो भी जर्नी है, अब चलिए पूछते हैं। हाँ बताओ। तो पता चला कि अचानक से पैर में मेरे सूजन हो गई थी, तो मुझे लगता था कि मैं क्योंकि सर्जन हूँ तो मुझे लगा था कि ओटी में खड़े खड़े होने की वजह से हो गई। देन फिर मैंने अपने ब्लड टेस्ट कराए, तो उसमें मेरा क्रिएटिनिन लेवल बहुत हाई था। सो मुझे तुरंत एडवाइस किया गया एडमिशन एंड डायलिसिस स्टार्ट करना। तो ऐसा कोई रीज़न है जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि इस रीज़न से हो गया? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अच्छा तुम्हें किडनी का प्रॉब्लम हुआ तो क्या क्या तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से हो गया, मुझे बता दो, मैं भी वो कर लूँ। ऐसा कोई नहीं, यंग फीमेल्स में मेनली रीज़न जो होता है वो होता है ऑटो इम्यून, जो आपके बस में नहीं होता, कि वो किसी को भी हो सकता है। तो मेरे वाले केस में वो ऑटो इम्यून था। लाइक ऑटो इम्यून मतलब बॉडी की सेल्स अपनी ही सेल्स को मारने लगती हैं। मेरे केस में था जैसे मेरी सेल्स ने किडनी की सेल्स को मारना शुरू कर दिया। तो ये बहुत ही खतरनाक है कि ऑटो इम्यून जो है बीमारी, ये अपने सेल्स, खुद ही के सेल्स को मारते रहते हैं। एंड सेकेंड रीज़न होता है ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर भी अनकंट्रोल्ड रह जाता है, उससे भी हो जाता है किडनी फेल। किसी को भी मान लीजिए किडनी की बीमारी, तो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले ब्लड टेस्ट करना होता है, क्रिएटिनिन, इससे पता चलता है। अल्ट्रासाउंड करना होता है, अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है किडनी का साइज़ कैसे है। एंड अगर बहुत ज़्यादा लेवल होता है फिर धीरे धीरे आगे के टेस्ट होते हैं कि कितना % अभी काम कर रहा है। उसके बेसिस पर फिर डिसाइड करते हैं कि दवाइयों से ठीक होगा या फिर सर्जरी से ठीक होगा। वैसे अचानक से कोई सिम्टम नहीं आएगा, अगर थोड़ा बहुत नहीं, नॉर्मली लोगों को होता है। जैसे मेरे केस में था कि मैं फुल वर्किंग थी, लेकिन जब मेरा ब्लड टेस्ट आया तो उसमें एनीमिया था। मेरा ब्लड लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल 6 पहुंच गया था, और मेरे ब्लड की कमी हो गई थी। क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा हाई था, कैल्शियम बहुत कम था। तो समहाउ मेरी बॉडी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, पर अगर मैं कुछ दिन और रुक जाती तो शायद मैं कोलैप्स हो जाऊँ। इसका मतलब मान लो पता चलता है कि किडनी आपकी फेल हो रही है, तो फिर क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो वही ब्लड टेस्ट करना चाहिए। हाँ। ब्लड टेस्ट के बाद तुरंत नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ मेडिसिन वो देते हैं। पानी अच्छा पीना चाहिए, क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं। अगर आपका तुरंत पता चला है तो अगर आप पानी वगैरह अच्छे से पीते हो, हाइड्रेट अच्छे से करते हो, तो वो रुक जाता है। प्रॉपर मेडिसिन लेते हो तो रुक जाता है, धीरे धीरे चलता है। पर अगर आप इग्नोर करते हो तो वो अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाता है। तब आपके पास 2 ही ऑप्शन रहते हैं, या तो डायलिसिस, पूरी लाइफ डायलिसिस कराओ, या फिर आप ट्रांसप्लांट कराओ। मेरे केस में ये था कि मेरे लिए डायलिसिस का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था। सो मेरे को तो हर हालत में ट्रांसप्लांट कराना था, तो मैंने कराया। तो ट्रांसप्लांट कराना कितना इजी है इंडिया में? इजी तो बिल्कुल नहीं है। इजी मतलब फाइनेंशियल तो बिल्कुल इजी नहीं है। अगर आप मतलब अगर आप जल्दी कराना चाहते, एक्चुअली 2 तरीके से होता है। एक होता है कैडबेरिक वाला, मतलब कोई इंसान ब्रेन डेड हो गया, आप अपनी बारी का इंतजार करिए, इसमें 4-5 साल लगते हैं इंडिया में, अगर आप एक जगह रजिस्टर कराओगे। एंड सेकेंड, ईजी तब होता है अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं और आपकी फैमिली मेम्बर्स में रेडी हैं देने को।
क्योंकि उसमें क्या होता है कि क्योंकि मम्मी पापा का हमेशा मैच हो जाता है, भाई बहन का मैच हो जाता है, तो ईजी है, तब ज़्यादा लीगल चीज़ें नहीं है, बस आपका DNA टेस्ट होगा और आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। किडनी मिलने से ज़्यादा मुश्किल है लीगली प्रोसेस होना ना। हाँ, तो अंकिता को किडनी एक्चुअली क्या है कि अंकिता के पेरेंट्स नहीं थे, तो किडनी डोनर में कोई अवेलेबल नहीं था। आपका डोनर कौन था? मेरे केस में मेरा डोनर मेरी मासी थी, क्योंकि जब कहीं भी किडनी कोई भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि भाई मेरा वो नहीं था, फिट नहीं था मेडिकली एंड पेरेंट्स नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि रिलेटिव भी दूर के दे सकते हैं, पर नॉर्मली कोई कहाँ देता है, तो लेकिन मासी रेडी थी देने के लिए। पर उसमें भी एक प्रॉब्लम था, मेरा और मासी का ब्लड ग्रुप अलग था, मेरा O पॉजिटिव था, उनका AB पॉजिटिव था, तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है। उसके बाद हमारा क्रॉस मैच भी पॉजिटिव था, मतलब 2 चीज़ें थी, लेकिन समहाउ मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है और मेरे पास एक्चुअली कोई और ऑप्शन नहीं था जाने का, तो मैंने वो रिस्क लिया। सो मेरा जो ट्रांसप्लांट है वो डिफरेंट ब्लड ग्रुप के बीच में है। बट इससे पहले कहीं आपने पता करने की कोशिश करी कि मुझे किसी तरीके से किडनी मिल जाए? इंडिया में लीगल नहीं है। लीगल नहीं है, आप चाहे आपके पास कितने पैसे आप खरीद नहीं सकते किडनी। ये लीगली तो नहीं खरीद सकते, लीगली नहीं, इलीगली खरीदेंगे तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। एंड इवन एक और तरीका है कि अगर आपका कोई फ्रेंड है जो ब्लड रिलेटिव नहीं है, अगर वो भी आपको दे रहा है, उसके लिए भी बहुत लीगल है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप इनको बचपन से जानते हो, आप सेम स्कूल में पढ़े हो, दोनों के बीच में पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है, और मतलब बहुत लंबा एक्चुअली प्रोसेस है। इवन मुझे मेरी मासी के केस में सारा फॉलो करना पड़ा कि हमारे बीच में कोई वो पैसे का ट्रांजैक्शन तो नहीं है, मतलब मैं सच में उनको जानती हूँ कि नहीं जानती हूँ, मेरी मम्मी के साथ उनकी पिक्चर्स हैं कि नहीं, हम कितने सालों से जानते हैं, ये सारा कमेटी में देना होता है। ये बेसिकली रिलेटिव्स के लिए होता है, पर अगर आपके खुद के सिबलिंग हो, मम्मी पापा और भाई हैं, उनके लिए फिर आपको उतना लीगल नहीं करना पड़ता, हॉस्पिटल ही करता है जो करता है, उसके लिए सिर्फ DNA टेस्ट चाहिए। आने दो मेरी चीज़ को। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे आपके? मेरा डॉक्यूमेंट लगा था कि जिस जगह की मैं थी वहाँ से मुझे उसके वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उससे वो लिखवाना पड़ा था कि मैं और वो उस यूपी के रहने वाले, क्योंकि मेरा ट्रांसप्लांट मैंने दिल्ली में कराया है, सो इसलिए तो हमें उस स्टेट का सारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है, वहाँ से वेरीफाई होता है कि हाँ वो मेरी मासी है, हाँ मतलब हम दोनों रिलेशन में है, और देन हम कि कोई पैसे का वो नहीं है, सिर्फ इमोशनल उस पर उन्होंने दिया है मुझे। को भी आ गया। तो किसी ने आगे से आके आपको देने की कोशिश करी कि मैं किडनी आपको डोनेट करता हूँ? हाँ, एक रिलेटिव ने मतलब काइंड ऑफ नोन टू ही थे, उन्होंने देने का किया था, एंड शायद मतलब क्योंकि हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते थे, मेरे पेरेंट्स भी जानते थे, तो वो हो जाता सब कुछ फाइनल। एक्चुअली मेरा लगा ही 3 महीने इसलिए क्योंकि शुरू के 1.5 महीने तक मुझे लगा कि हम उनके साथ कर रहे थे, लास्ट मिनट पे उन्होंने मना कर दिया। तो ऐसा भी होता है कि कई लोग आपको ऑफर करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों अपने ट्रांसप्लांट के टाइम देखा था कि कई लोगों ने खुद के फादर ने बैकआउट कर लिया था। हाँ, तो लास्ट मिनट पे सब डर जाते हैं। हाँ, क्योंकि सबको ज्यादा डर लगता है। तो किडनी आपको लेने में कितना लंबा प्रोसेस हुआ था? मेरे केस में तो एक्चुअली 3 महीने लगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे 2 डोनर थे पहले, लेकिन उन्होंने लास्ट मिनट में मना कर दिया, तो मुझे दूसरे डोनर, क्योंकि उनका हमारा ब्लड ग्रुप सेम था, तो पहले ब्लड ग्रुप सेम वाले को ही प्रेफर करते हैं। देन उसके बाद जब उन्होंने बैकआउट कर दिया तो मुझे मेरी मासी का जिनका ब्लड ग्रुप अलग था उनके साथ करना पड़ा। फिर भी पेपर वर्क में अराउंड 1.5 मंथ तो लगता है। आप जिस हॉस्पिटल में कराओगे वो आपको कुछ फॉर्म्स देते हैं भरने के लिए, वो फॉर्म आपको अपने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनके पास भेजना होता है, फिर वहाँ से वो साइन होके आता है। देन आपका एक और मीटिंग फिक्स करते हैं। आपका पहले सारे ब्लड टेस्ट कराएंगे कि डोनर भी फिट है, आप भी फिट हो। उसके बाद एक पूरी फाइल बनती है ट्रांसप्लांट की, फिर वो मेडिकल कमेटी में जाती है, फिर आपका एक इंटरव्यू होता है वहाँ पे, फिर जब वहाँ से क्लियर हो जाता है देन आप आगे जाते हैं। तो अप्रॉक्स 1 मंथ तो लगता है। तो इस बीच में क्या कोई प्रोसीजर होता रहता है? डायलिसिस चलता रहता है। हाँ, एक्चुअली 2 तरह की चीज़ें होती हैं। पहले क्या है कि अगर आपको पता चल गया कि आपका क्रिएटिनिन लाइक 5-6 है, और आपको पता है कि क्योंकि एक बार 5-6 हो जाता है तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और अगर आपको डॉक्टर ने सलाह कर दी है ट्रांसप्लांट की, तो बेटर है जब आपका 5-6 हो और आपको पता चल गया, आप तभी ट्रांसप्लांट के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो। क्योंकि ये देखा गया है कि जो बिना डायलिसिस के पहले ही ट्रांसप्लांट करा लेते हैं उनका सर्वाइवल अच्छा होता है, उनका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। पर मतलब लाइक उसको बोलते प्रिजम्पटिव ट्रांसप्लांट की, डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसके पहले ही ट्रांसप्लांट करा लिया।
मेरे वाले केस में था, इनिशियली मैंने यही सोचा था, पर प्रॉब्लम मेरे साथ ये था कि मेरे को सारा चीज़ें पेपर वर्क करने में 3 मंथ्स लग गया, तो मुझे उन 3 मंथ्स में डायलिसिस पे रहना पड़ा। तो डायलिसिस से फिर प्रॉब्लम हो सकती है? एक्चुअली सबका एक्सपीरियंस अलग है। जैसे मेरे साथ बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि डायलिसिस के बाद वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते थे, चल नहीं पाते थे, बट आई थिंक आई वॉज लकी कि मुझे डायलिसिस में उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। पर तुम्हारा वेट भी तो बहुत ज़्यादा है। वेट उस बीच में 39 kg, आज मैं ट्रांसप्लांट के बाद मैंने 14 kg अप्रॉक्स गेन किया है, बट उस समय मैं 39 kg पहुँच गई थी। बहुत ज़्यादा से मैं फ़ोटो लगा दूँगी इसमें। हाँ, मैं बहुत पतली थी इस टाइम। आपने बताया कि आपका ब्लड ग्रुप अलग था, ये तो मैंने पहली बार सुना है कि सुना और देखा भी है कि अलग ब्लड ग्रुप है तो फिर किडनी दे पा रहे हैं, क्योंकि हमेशा से मैंने भी यही सुना है कि सेम ब्लड ग्रुप होता है, पहला यही होता है ना। प्रिफर करते हैं, हाँ। बट आजकल मेडिकल साइंस इतना आगे हो गया है ना कि आप जा सकते हो, क्योंकि किसी भी दिन डायलिसिस से बेटर है वो ट्रांसप्लांट से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। तो आजकल इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि जैसे मेरे केस में मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप अलग था, तो मेरे पहले ट्रांसप्लांट के पहले बहुत सारे प्रोसीजर्स हुए हैं। लाइक मेरे 4-5 टाइम्स प्लाज्मा फेरेसिस। इसमें क्या होता है कि आपके बॉडी से सारा प्लाज्मा निकाल देते हैं आपका, और क्योंकि आपका डोनर का वो होता है उससे रिप्लेस करते हैं, तो ये 4-5 डेज तक चलता है। तो इसमें मेरे सारे ऐसे होते, मैं जैसे डायलिसिस होता है वैसे ही मैं जाती थी, 2-2, 3-3 घंटे लगते थे। प्लाज्मा मेरी बॉडी से एक तरफ से निकाल देते थे, दूसरी तरफ डोनर का प्लाज्मा मुझे मतलब उसी ग्रुप का देने लगते थे। उसमें मुझे रिएक्शन हुआ था एक बार, ये उसमें होता है प्लाज्मा देने में, ये मुझे इशू आया था, तो 4-5 टाइम्स मेरा वो चला। उसके बाद क्योंकि हमारा ब्लड ग्रुप और अलग है, AB पॉजिटिव भी है, तो एक कॉलम थेरेपी होती है, वो 10 घंटे की होती है। आपको 10 घंटे बस लेटे रहना होता है। मतलब उसमें भी क्या होता है, आपका जितने भी A वाले एंटीबॉडीज़ हैं वो हटाते हैं, B वाले एंटीबॉडीज़ हटाते हैं। एक्चुअली मेरा बहुत हाई रिस्क था, AB और वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो उसमें वो हटाते हैं। तो पहले मेरा प्लाज्मा फेरेसिस हुआ, फिर मेरा कॉलम थेरेपी हुई, उसके बाद उसके बीच में बहुत सारे टेस्ट कराते हैं कि अब आपका लेवल कितना है, आपका एंटीबॉडीज़ का लेवल कितना है। जब उनको लगता है कि नहीं अब कम आ गया है, देन हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो आपका जो ट्रांसप्लांट हुआ था तो कितने घंटे की सर्जरी चली थी? सर्जरी तो 3 घंटे की थी, और 3 घंटे के बाद मुझे ICU कर दिया था। और ICU में कितने समय तक रखा गया था? नॉर्मली 3 दिन रखते हैं ICU में, उसके बाद 4 दिन आपको वार्ड में रखते हैं, और 7th डे पे डिस्चार्ज कर देते हैं। मेरे केस में ये हो गया था कि मेरे को सर्जरी के बाद मैं ब्लीड कर गई थी, तो मैं मतलब नॉर्मली कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, बट क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप अलग था और मेरी इतनी प्लाज्मा थेरेपीज हुई थी कि मेरी बॉडी में वैसे क्लॉटिंग फैक्टर कम था, तो मैं एक्चुअली आफ्टर सर्जरी ब्लीड कर गई थी। तो मुझे दोबारा लेके गए थे, मुझे बहुत सारे ब्लड्स चढ़े थे, देन फिर मैं स्टेबल हो गई थी, बट उसके बाद स्मूथली गया मेरा। तो फिर 7 डेज पे मुझे डिस्चार्ज कर, मेरी सर्जरी हुई थी 24 मई को, और मेरे को डिस्चार्ज कर दिया था 31 मई को। जैसे ही मतलब ट्रांसप्लांट हो गया, अब डिस्चार्ज हो गया, घर आ गए, तो कैसा फील हुआ? मतलब अंदर से जैसे पहले वीक फील कर रहे हो गए, आई थिंक, है ना? पहले कैसा फील करते थे जब? मुझे सिम्टम्स वाइज उतना नहीं था, पर हाँ मैं अब सोचती तो मुझे लगता था मैं खाना नहीं खाती थी, मतलब इवन भूख नहीं लगती थी। मैं आई थिंक एक रोटी भी बहुत मुश्किल से खाती थी, और खाना मैं नॉर्मली मिस करती थी, पर मैंने कभी रियलाइज़ नहीं किया कि हाँ ये सब दिक्कत हो रही है। लेकिन आफ्टर ट्रांसप्लांट मैं खाना बहुत इंजॉय करती हूँ। अंदर से कैसा लगता था? अब बेटर लगता है, अब पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक हो, तब थोड़ी थकान लगती थी, बहुत जल्दी टायर्ड हो जाती थी। तो रिकवरी में कितना समय लगा अभी? रिकवरी मैंने आफ्टर सर्जरी काफ़ी बड़ा कट लगा होगा। हाँ, क्योंकि डोनर का तो वैसा होता है, डोनर का तो लैप्रोस्कोपी से होता है, तो उनका तो 3 ही कट होते हैं, और डोनर को तो नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर देते हैं। बाकी मेरा बड़ा कट था, मेरे को ड्रेन भी थी, धीरे धीरे करके ड्रेन निकाला, फिर उसके बाद एक उन्होंने वो सर्जरी के टाइम से एक स्टेंट डालते हैं, फिर उसको बुलाते हैं 2 हफ्ते बाद, वो भी निकाला, फिर उसके बाद स्टिचेस निकाले। तो हाँ, अप्रॉक्स 2 वीक्स तो लगे थे सर्जरी के बाद सारी पाइप्स निकलने में। तो तब तक बहुत पेनफुल रहा होगा, है ना? डिस्कम्फर्ट तो था, पाइप पर ये खुशी थी कि हाँ अब मुझे डायलिसिस के लिए नहीं जाना। डायलिसिस ज़्यादा पेनफुल था या ये? डायलिसिस ज़्यादा पेनफुल। बोल रहा है पीछे से। जैसे बहुत सारे लोगों को डर लगता है किडनी देने में, जैसे
आपने बताया कि मौसी ने आपको दिया, तो उनको भी डर लगा होगा, है ना? थोड़ा सा। हाँ, तो ये बताइए कि अगर कोई किडनी डोनेट करना चाहता है, जैसे मैं किसी को किडनी डोनेट करना चाहती हूँ, तो क्या मुझे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक्चुअली बॉडी में 2 किडनी होती है, वो सेम काम एक किडनी भी कर सकती है। तो जो डोनर होता है उसकी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका सब कुछ नॉर्मल रहता है। उसकी लाइफ वैसे ही चलती है जैसे पहले चल रही होती है? हाँ, वैसे चलती है। और डरने वाली कोई बात नहीं होती है? क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं, इसी वजह से नहीं देते हैं। नहीं, कोई डरने की बात नहीं है, बल्कि जैसे मेरी मासी तो बहुत खुश रहती हैं जब वो मुझे एकदम हंसते खेलते देखती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि वर्थ इट है। डेंजरस नहीं होता है? अगर बहुत सारे लोग को लगता होगा कि डेंजरस है, कि अगर मैंने सुना भी है तुम्हारे उधर है ना कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने ही रिलेटिव को, अपने ही बेटे को या अपने ही बाप को किडनी नहीं दी डर के मारे। तो वो डरने वाली जरूरत नहीं है। अगर वाकई में आपको इतना ज्यादा प्यार है और देना चाहते हैं तो दे दीजिए, उससे आपकी जान को कोई खतरा नहीं होगा, है ना? तो मैं आप लोग को एक चीज बताती हूँ कि मुझे जहाँ तक पहले पता था डायलिसिस क्या होता है, कि आपकी बॉडी से पूरा ब्लड निकाल लिया जाता है, फिर किसी और का ब्लड आपकी बॉडी में चढ़ाया जाता है, जो कि आई थिंक ये नहीं है ना। डायलिसिस में आपका ही ब्लड निकालते हैं। एक्चुअली डायलिसिस में क्या होता है कि या तो आपका फिशुला बनाते हैं यहाँ पे हाथ में, या तो फिर आपको वो डालते हैं, कैथेटर डालते हैं यहाँ पे। तो मेरे वाले केस में ये था कि मैं हमेशा से जानती मुझे ट्रांसप्लांट कराना है, तो मैंने ये वाला, ये परमानेंट होता है, तो मैंने ये मना कर दिया था। तो मेरे यहाँ गले में एक नली पड़ी थी, मैं उससे करवाती थी। तो उसमें क्या होता है कि 2 पाइप होती हैं उसमें, एक तरफ से ब्लड आपका जाता है, फिर वो एक मशीन में जाता है, वहाँ से फिल्टर होता है, और दूसरी तरफ से वो आपकी बॉडी में उसको प्योर करके अंदर भेजती है। हाँ, आई थिंक मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया मशीन, क्योंकि मैं चौंक गई थी ये देख के कि हाँ अच्छा ब्लड सेम ही ब्लड चढ़ रहा है वही वो क्योर होके वापस से जा रहा है बॉडी में, तो मैं इसमें डाल दूंगी। तो दोनों आपकी किडनी काम नहीं कर रही थी, तो फिर जब आपको किडनी दूसरी मिली, मतलब किडनी मिली, नई किडनी मिली, तो जो पुरानी किडनी थी वो निकाल दी गई? नहीं, वो किडनी, क्योंकि किडनी का कुछ तो फंक्शन होगा ना अपनी किडनी का, मतलब अच्छा। तो वो पूरी वो नई लगाते हैं, मतलब लाइक पुरानी किडनी निकालते नहीं है, वो वहीं पे रहती है, एक नई किडनी वो वहाँ पे लगाते हैं। तो उससे पुरानी किडनी से कोई दिक्कत नहीं होती जो लगी रहती है पहले से? क्योंकि भले वो आपकी बॉडी की टॉक्सिसिटी नहीं कर रहा है, पर कुछ काम तो किडनी का जो है ना वो कर ही रहा है अपना। अच्छा। तो उसको नहीं निकालते। तो राइट नाउ मेरे पास 3 किडनी है। आप सर्जन है, डॉक्टर है, तो कितने समय बाद आपने शुरुआत किया फिर अपना काम का? अभी आप कर रहे हो काम? आफ्टर सर्जरी मैंने 2 मंथ का वो लिया था, रेस्ट लिया था, उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया। तो अभी कैसा, मतलब नॉर्मल लगता है या फिर काफी पेनफुल रहता है? नॉर्मल लगता है, नॉर्मल लगता है, सब कुछ नॉर्मल, लाइफ नॉर्मल, एवरीथिंग सब कुछ। आफ्टर ट्रांसप्लांट क्या चेंजेस आए, आपको क्या फील होता है? आई थिंक अब ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है, डायलिसिस के लिए नहीं जाना पड़ता, ये सबसे बड़ा सुकून है। एंड बाकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल लगती है, मैं काम अच्छे से कर पाती हूँ, पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ, पहले से ज़्यादा खाना बहुत इंजॉय कर रही हूँ, इतना खाया कि वेट बढ़ा लिया, बट स्टिल आई एम एंजॉइंग दैट। अच्छा, एक चीज़ और जो नॉर्मल लोगों के दिमाग में रहता है, मेरे भी दिमाग में पहले रहता था कि अगर आपकी एक किडनी है तो आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो, वेट उठा सकते हो, एनर्जी रहती है। हाँ, पर मैं क्योंकि एक बड़ा सा कट होता है ना, तो शुरू के 6-7 मंथ्स मना करते हैं कि आप वेट मत उठाओ, बाकी वॉक कितना भी करो, क्योंकि जो हम मेडिसिन लेते हैं ना उससे वेट, हमारी इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन में स्टेरॉइड भी होता है, उसकी वजह से ये मतलब पफिनेस और ये वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए बोलते हैं कि आप जितना वॉक करोगे, बाकी आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हो, बट हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते, वो भी 1 ईयर तक। 1 ईयर तक? अच्छा, मुझे लगा ये लाइफ लॉन्ग के लिए होता है। नहीं, 1 साल तक। 1 साल तक ही होता है, उसके बाद नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। कुछ प्रिकॉशंस है बस। हाँ। कुछ प्रिकॉशंस है लाइक जैसे, क्योंकि जब आप इम्यूनोसप्रेसेंट लेते हो तो आपकी इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है, तो क्राउडेड प्लेस पे नहीं जाना है, क्राउडेड प्लेस पे हमेशा मास्क लगा के रखना है, हैंड को बार बार वॉश करना है, मतलब ये बेसिकली इंफेक्शन से बच के रहना है। खाना मोस्टली होम फूड खाना है, और अगर बाहर भी खाना है तो फ्रेश खाना है, मतलब हर चीज़ फ्रेश खानी है। सो रॉ कुछ भी नहीं रॉ खाना है? कुछ नहीं खाना है। तो ऐसी प्रिकॉशन है जो आप कर सकते हो, जैसे सैलड हो गया, ये नहीं खा सकते हैं? सैलेड अगर खाना है तो जस्ट अपने घर का, आपने अभी कट किया, आपने अभी खा लिया, फ्रूट आपने अभी कट किया, आपने अभी खा लिया, रखा हुआ खाना? रखा हुआ खाना कुछ देना। किसी भी चीज़ से इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है। 1 साल तक?
या लाइफ लॉन्ग रहेगा ये? मतलब नॉर्मली कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग तक, मतलब हमेशा ये रिस्क फैक्टर रहता है, तो आपको इसमें। इसको करते ही रहना इसको चाहिए। हमेशा कंटिन्यू रखना है। तो जहाँ तक कि हमें याद है कि जब हम लोग गए थे और किडनी वाली बात पता चली थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि जो मेन डोनर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं मेन डोनर, वो नहीं थे। और उस पेरेंट्स के बाद होते हैं भाई बहन होते हैं। इनके केस में एक भाई दे नहीं सकता था और बहन है नहीं इनकी। और उसके बाद आता है हस्बैंड वाइफ होते हैं, हस्बैंड वाइफ दे सकते हैं, तो इनके हस्बैंड भी नहीं थे, तो वो वाली भी दिक्कत थी। बिकॉज मैं मैरिड नहीं हूँ। मैरिड नहीं है। और फिर आता है कि कोई रिलेटिव दे दे, तो रिलेटिव में भी ज्यादा लोग नहीं थे, तो मौसी बाद में मौसी वाले तो बाद में सीन आया ना। फिर इनके ही किसी जान पहचान वाले जो थे उन्होंने कोशिश करी, लेकिन वो भी डर गए थे कि ये इतना बड़ा डिसीजन है। जैसा कि कोई भी देने में डरता है कि कहीं मैंने किडनी दे दी तो मैं मर ना जाऊं, मेरी जान पे खतरा ना आ जाए, जो मैंने अभी पूछ के आपको बताया था कि जान का खतरा नहीं होता। फिर क्लोज रिलेटिव आते हैं, और क्लोज रिलेटिव भी अगर नहीं मिलते हैं तब आपका कोई दोस्त वोस्त हो या फिर जो आपको बचपन से कोई जानता हो, आपके पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी में कोई बचपन से आपको जानता हो, क्योंकि आपको फोटोज वगैरह दिखानी पड़ेंगी, कानूनी तौर पे दिखाना पड़ेगा कि मैं इनको बचपन से जानती हूँ, कोई साथ में फोटोज हैं, है ना। और मतलब ये भी पॉसिबिलिटी से अगर आपको नहीं मिल रहा है, फैमिली नहीं मिल रही है और कोई नहीं मिल रहा है कि कोई और नहीं दे सकता, तो ये भी रूल है, उसको एल्ट्रिस्टिक डोनर बोलते हैं कि अगर कोई अपनी मर्जी से देना चाहता है और उसमें पैसे का कोई लेना देना नहीं है, वो अफेक्शनेट होके देना चाहता है, मतलब अफेक्शन में देना चाहता है, तो भी वो लीगली अलाउड है। बट थोड़े पेपर वर्क करने पड़ते हैं, पेपर वर्क करने पड़ेंगे और आपको साबित करना पड़ेगा कि हाँ वो आपको बचपन से जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले नहीं मिले। मतलब इसमें ये नहीं कि आपने उनको पैसे दिए हैं, हाँ, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी तो होगा ना कि जानते पहले से हो। हाँ। ये प्रूफ करना पड़ेगा, वरना कोई क्यों देगा किसी को। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इनकी जो किडनी ट्रांसप्लांट था वो सक्सेसफुल हुआ था, है ना। तो किस डॉक्टर ने किया था आप बताना चाहेंगे? मेरा ट्रांसप्लांट डॉक्टर वी सिन्हा ने किया था। वो कौन से हॉस्पिटल में, उनके बारे में कुछ बताना चाहिए? एक्चुअली डॉक्टर वी सिन्हा मेरे सीनियर हैं, वो एम्स में कंसल्टेंट थे पहले, अभी उसके बाद उन्होंने पारस ज्वाइन कर लिया था, तो मैंने अपना ट्रांसप्लांट पारस में करवाया। बट मेन रीज़न डॉक्टर वी सिन्हा थे, पारस गुड़गांव में। या और उन्होंने सुषमा स्वराज का भी किया था, इतना ना। हाँ, हाँ। एम्स में जितने भी सारे होते थे उन्होंने ही किया था बेसिकली। अच्छा, मेरे चीकू ने भी सबसे ज्यादा साथ दिया मेरे ट्रांसप्लांट में। 2 months का था ये, तब से बेचारा सिर्फ दिल्ली के चक्कर लगा रहा है ना चीकू? कितनी बार गए दिल्ली? सीरियसली चीकू, मतलब चीकू जितने साल का हो गया उतना, मतलब मुझे लगा तब से मेरी किडनी की ट्रांसप्लांट की जर्नी स्टार्ट हुई है चीकू के साथ साथ ही, है ना चीकू? हाँ मेरा बाबू, चीकू बहुत लकी है मेरे लिए, चीकू बहुत लकी है ना चीकू? फाइनली जो भी मुझे लगता था एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है इस चीज़ के बारे में, तो मुझे जो सवाल समझ में आए मैंने उनसे पूछ लिए। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, डॉक्टर अंकिता खुद ही उसमें कमेंट में रिप्लाई करके आपको बता देंगी, है ना। और जो भी पूछना हो कि कैसे क्या क्या प्रोसीजर होता है, सब चीज़ें तो इन्होंने कवर कर ही लिया इस वीडियो में, और फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हैं। अरे चीकू बस कैमरा पकड़ना चाहता है। चीकू करेगा साइन ऑफ। चलो चीकू बंद करो, चीकू कैमरा बंद करो।